स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। प्रेमचंद्र के फटे जूते क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 6 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वो है हरिशंकर परसाई। इससे पहले हम लोगों ने प्रेमचंद्र के फटे जूते से संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन था उसको हम लोगों ने देख लिया था। जो सारांश थी उसके हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसमें बताया गया था कि किस तरह से परसाई जी प्रेमचंद्र के फटे जूते देख करके उनके व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, बात करते हैं और किस तरह से प्रेमचंद्र ने अपने हालातों से समझौता नहीं करके जो वो असल जिंदगी में है, वो जैसा दिखते हैं वैसा ही है, उसे दिखाने का प्रयास किए थे। अपने व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व जो है किस तरह से सादा व्यक्तित्व है, किस तरह से सहज है, उसे दिखाने का प्रयास किए थे। और ना कि आज के जमाने के जो है उसमें व्यक्ति क्या करते हैं तो दिखावापन करते हैं, यानी कि दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो इंसानों के अंदर व्याप्त है। तो उससे दूर रहते हुए उन्होंने समाज के जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट है, उसे सहा, लेकिन अपने व्यक्तित्व को उन्होंने उन व्यक्तित्व से उन्होंने क्या किया, समझौता नहीं किए थे। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे देखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसे प्रेमचंद के चित्र सी जो विशेषताएं उभर कर आती है उसका वर्णन करो। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो परसाई जी ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए थे उससे प्रेमचंद्र की कौन सी विशेषताएं आती है या कौन सी विशेषताएं हमारे सामने निखर करके आती है। तो आप देखोगे कि प्रेमचंद्र जो है इतने सादे लिबास में रहते थे, उनका व्यक्तित्व जो है इतना सादा है, सहज है कि आपको पता चलेगा। ऐसे तो आपको पता ही है कि जो प्रेमचंद्र है वो क्या है, कथा सम्राट है। और यहाँ पे परसाई जी ने भी खुद भी कहा है कि हमारे साहित्य पुरखे हैं। साहित्य पुरखे कहने का अर्थ यह है कि जो साहित्य के जो लेकर के आगे बढ़े थे, कौन, प्रेमचंद्र चले थे और उसी को आगे बढ़ाने का काम परसाई जी किए हैं। यानी कि प्रेमचंद्र ने भी क्या किए, समाज की जो भी बुराई है वो अपने जो रचना है उसका हिस्सा बनाए थे और आगे चल करके परसाई जी ने भी क्या किए, जो समाज की बुराइयां हैं उसे अपने रचनाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए थे। ये यूं कहिए कि समाज को आईना दिखाने का प्रयास किए थे। तो ऐसे में उनका जो व्यक्तित्व नजर आता है तो उसमें आप देखोगे कि वे एक संघर्षशील लेखक थे। यानी कि हालातों से वो क्या किए, संघर्ष किए, जो मुसीबतें आई उसे संघर्ष किए, अपने जीवन में संघर्ष किए, लेकिन कभी भी उन्होंने नीचे देखा नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, या यूं कहिए कि उन्होंने हालातों से समझौता नहीं किया। तो एक चीज ये हम देखते हैं। दूसरा यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि ये प्रेमचंद्र एक अपराजय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, या वे कभी भी अपने हालातों से क्या किए, अ, अगर उनके सामने जो भी कठिनाइयां आई उसके उससे क्या हुए, विचलित नहीं हुए, पस्त नहीं हुए। उनका एक लेख भी, उनका जो ये कोटेशन है, ये कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनने फोटो खिंचा रहे हैं पर किसी पर हंस भी रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो कभी भी अपने व्यक्तित्व से दिखावापन नहीं लाया, अपने व्यक्तित्व में वो जैसे थे वैसे ही नजर आते थे। तो लेखक का ये जो कोटेशन है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहे हैं पर किसी पर हंस भी रहे हैं। कहने का अर्थ है कि समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो, हम अपने हालात में, हम असल जिंदगी में जैसे हैं वैसे ही नजर आते हैं, लेकिन आप देख लो आपका क्या है कि आप दिखावे की जिंदगी किस तरह से देखते हो कि मुझे देख लो, हम इतना महान होते हुए भी या इतने कथा सम्राट होते हुए भी हम क्या किए, अपने जिंदगी में जैसे दिखते हैं वैसे ही फोटो में भी दिख रहे हैं। तो एक तरह से समाज को व्यंग के तौर पर यहाँ पे लिया गया है। फिर उनके जीवन में क्या था, तो कष्टग्रस्त जीवन उन्होंने जिया था। यानी कि आप अगर उनकी जीवनी पढ़ोगे, कलम के सिपाही, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो कष्ट जीवन था वो कितना कष्टप्रद था, या कितना जीवन में कष्ट झेले थे, क्या सहे थे। तो इस कहानी के माध्यम से, ये जो निबंध है इसके माध्यम से भी आप भली भांति समझ सकते हैं कि उनका जो फोटो खिंचा रहे हैं तो वो कितना निर्धन है, दिख ही रहा है। तो वो देख करके भी आप समझ सकते हैं। सहजता, अब इतने सादा लिबास में है, सहज पहने हुए हैं, ड्रेस पहने हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सहज थे और मर्यादित जीवन था उनका। अपने हालातों से कभी समझौता नहीं किया और मर्यादा में रहे, और ना ही किसी के सामने झुके और ना ही कि कभी किसी से हार माने। वो उनके जीवन में जो भी अगर कष्ट आए तो उससे क्या किए, उसको पार पा लिए, उसको जीवन में जो भी आया ठोकर मार के आगे निकलते गए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला एमसीक्यू है, तो सही कथन के सामने निशान लगाना है। बोल रहे हैं, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया।
जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि वहां कहा गया कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, जबकि बाएं पैर का जूता क्या है, तो बाएं पैर का जूता वो उसमें से छेद हो गया था। तो ये आपका गलत है। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अब ये आपको सही मिलेगा, यहाँ पे जो स्टोरी पढ़ोगे तो ये देखोगे कि इसमें क्या है। तो कहा गया है इस तरह का कि लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, इसलिए ये बात कही गई है, तो ये सही है। फिर तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। बढ़ाती नहीं है बल्कि हौसले पस्त करती है, तो ये भी गलत है। 4 नंबर है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी ओर अंगूठे से इशारा करते हो। यह भी गलत है, क्योंकि पैर के अंगूठे से इशारा करते हैं ये था, ना कि अंगूठे से। अंगूठे से बोलने से अगर हाथ की भी अंगूठे होती है इसलिए, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा होगा, तो नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसमें अब जो व्यंग का किया गया है, तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। ये एक व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा, और इसको क्या करना है, इसमें निहित भाव जो है, निहित व्यंग जो है उसको स्पष्ट करना है। तो इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, कहने का अर्थ यहां है कि जहां जूता जो है वो क्या होती है, कीमती होती है। और क्यों हो रहा है, तो यहाँ जो जूता है वो सामर्थ्य का प्रतीक बताया गया है। यानी कि जूता अधिक महंगा जूता अगर पहन रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है, वो सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है, या उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन यहाँ जो बताया गया कि जूता क्या हो रहा है, कीमती है, और टोपी का जो कीमत है वो बहुत कम है। और टोपी जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो वो मान मर्यादा इज्जत का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है। लेकिन अब जूता का कीमत क्या है, ज्यादा है, और टोपी का कीमत क्या है, बहुत कम है। कहने का अर्थ यह है कि समाज के एक और इशारा कर रहा है कि समाज में आप देखोगे कि बहुत तरह के लोग होंगे, वहां पे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका मान सम्मान बहुत है, वो बहुत अच्छे हैं, व्यक्तित्व के अच्छे धनी हैं, लेकिन फिर भी समाज में उनका नाम नाम तो है, लेकिन क्या करते हैं, जो बड़े लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, वो उनको क्या करेंगे, अपने जूतों पर नोक पर रखेंगे। तो यहाँ इस ओर इशारा किया गया है कि समाज के कैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आप देखोगे पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ईमानदार लोगों को, उनको क्या करते हैं, ऊपर उठने नहीं देंगे, या उनको इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, हमेशा चाहेंगे कि उन जूते को नोक पर रखे। तो ऐसे व्यक्तियों की तरफ, ऐसे जो क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व के लोग हैं, उनकी तरफ इशारा करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि टोपी जो रहा है, जूता जो रहा है, टोपी से हमेशा कीमती रहा है। तो आगे देखते हैं। आगे है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पे लेखक जो है प्रेमचंद्र से कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रेमचंद्र जो है वो कभी भी दिखावटीपन नहीं लाए अपने जीवन में, वो वास्तविकता को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किए। वो अपने जीवन में, असल जीवन में जैसे थे, वो चाहते थे कि और लोगों के सामने भी हम वैसे ही रहे, ना कि अपनी कमियों को, अपने कष्टों को छिपाने का प्रयास करें। तो वो क्या होगा, अगर वो छिपाने का प्रयास करेंगे तो वो अपने व्यक्तित्व से समझौता कर बैठेंगे, और वो चाहते नहीं थे ऐसे में। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पर्दे का महत्व नहीं समझते हो, लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि जो लेखक है वो पर्दे रखने के लिए, यानी कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्या हो रहा है, कुर्बान हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जूता भी क्या हुआ है, फटा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। ये अर्थात वो क्या करते हैं, लेखक लेखक जो है परसाई जी, उसका जूता भी फटा हुआ है, नीचे से फटा हुआ है, और वो चलते चलते लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अंगूठा नहीं दिखता है, जबकि प्रेमचंद्र का अंगूठा दिख रहा है, लेकिन उनके पांव बचे हुए हैं। तो इससे साबित हो रहा है, या इससे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पर्दे का महत्व समझते हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जी पर्दे का महत्व नहीं समझते हैं। इसीलिए उनका अंगूठा जो है, प्रेमचंद्र का अंगूठा जो है बचा हुआ है, लहूलुहान नहीं हुआ, जबकि जो परसाई जी का जो अंगूठा है वो लहूलुहान हो गया। कहने का अर्थ है कि पर्दे में खुद को रखने के जो फेर में, या पर्दे पर रहने के लिए, या अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए वो लहूलुहान हो रहे हैं, अंदर से घायल हो रहे हैं, लेकिन दिखावटी जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी
तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, अर्थात प्रेमचंद्र जो है उसके सफर में, उनके जो जीवन के जो सफर रहा है, वो तिनके से लेकर के महल तक का जो सफर रहा है, हर एक चीजों पर, उनके रास्ते में जो कुछ भी आए सभी पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, चाहे अमीर हो या गरीब हो। उनकी जो रचनाएं देखोगे बहुत है, बहुत कविताएं, बहुत कहानियां उन्होंने लिखी है, बहुत उपन्यास उन्होंने लिखा है, और समाज के हर तबके के मनुष्य पर उन्होंने लिखा है, चाहे जमींदार हो, चाहे डॉक्टर हो, मंत्र कहानी का डॉक्टर हो, या आप कह सकते हैं कफन कहानी का जो माधो है। तो इन सभी समाज के वर्गों पर लिखा है और सब पर तीखा व्यंग भी किया है कि किस तरह के समाज के जो लोग होते हैं वो अपना किस तरह से क्या रखते हैं, अपना मत रखते हैं समाज में। तो उन सभी को दिखाने का प्रयास किया है। तो कहने का अर्थ है कि समाज में जो लोग भी आए हैं उनकी तरफ उन्होंने, उनके बुराइयों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। कहने का अर्थ यही है कि उनके बुराइयों की तरफ, समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई है वो घृणा योग्य है, उनकी तरफ हाथ का इशारा किया है, अर्थात दिखाने का प्रयास किया है, अपनी रचनाओं में लिख करके समाज को दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, प्रेमचंद्र जो थे वो उनका व्यक्तित्व जो है वो इतना महान है, और परसाई जी भली भांति इस चीज से परिचित थे, और उनके जीवनी के बारे में उनके जो बेटे जो है अमृत राय, उन्होंने भी लिखा है। तो ये जो व्यक्तित्व है उनसे इतने भली भांति परिचित थे, फिर भी एक समय में लेखक सोचते हैं परसाई जी कि अगर जो फोटो में जो पोशाक इनकी दिख रहा है, क्या यही पोशाक पहनने के लिए भी होगा? अगर फोटो खिंचाने का ये पोशाक है तो घर में पहनने का जो पोशाक होगा वो कैसे होगा? फिर अगले पल उनको याद आता है कि नहीं, ये उनके लिए अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो जानते थे कि प्रेमचंद्र जो है दिखावे की प्रवृत्ति नहीं रखते थे, यानी कि दिखावापन में विश्वास नहीं रखते थे। वो जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे, और उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो रहन सहन था, वो बहुत ही सादा था। वो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे, और ऐसे व्यक्ति कभी भी दिखावापन में नहीं जाएगा, और जो उनके पास होगा वो फोटो खिंचाने के हो या कोई भी अलग से कोई अगर मौका आ जाए, अच्छा मौका आ जाए, उसमें भी वो जैसे हैं वैसे ही दिखने का प्रयास करेंगे, ना कि अलग अलग जो पूजा पाठ ये हो जाए या कोई भी इवेंट हो तो उसके लिए वो अलग अलग रहन सहन नहीं अपनाएंगे। वो जैसे है वैसे ही रहने का प्रयास करेंगे। समझ में आया होगा? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? देखिए, परसाई जी की आप अगर पढ़ोगे जो भी रचनाएं हैं तो उसे देखोगे कि उसमें एक चीज बहुत ही भर करके रहता है। वो क्या है? तो वो है व्यंग शैली। लोगों पर व्यंग करने की जो शैली है वो इन्होंने ही शुरुआत किया था। चाहे आप इनका कहानी पढ़िए, चाहे आप निबंध पढ़िए, चाहे कुछ और भी रचनाएं पढ़िए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से परसाई जी ने समाज के जो प्रवृत्ति, बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, या समाज में जो भी ईमानदार नहीं है, ऐसे लोगों पर भर भर के उन्होंने क्या किया, व्यंग व्यंग कसा है, या व्यंग करते हैं, करारा व्यंग करते हैं, उन्हें आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस निबंध में भी समाज की तरफ तो उन्होंने व्यंग किया ही है खास करके, और अपने तरफ भी कुछ ना कुछ व्यंग किए हैं, और इसमें दिखाते हैं इनकी जो जो रचना शैली है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि निबंध को इन्होंने किस तरह से विस्तारित किया है। तो ये आपको आकर्षित करेगी। शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत प्रेमचंद्र के फटे जूते से हो करके उन्होंने पूरा समाज को क्या किए, एक बंधन में बांध लिया। समाज के हर तबके के लोगों को यहाँ पे क्या किया, व्यंग में, अपने व्यंग में घेर लिया। तो ये चीज आप जो देखोगे आपको काफी आकर्षित करेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित किया गया है? तो यहाँ प्रेमचंद्र के लिए यहाँ पे टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। टीला शब्द क्या है? तो टीला अर्थात मुसीबतों या जीवन में आने वाली बाधाओं से को इंगित करता है।
तो यहाँ पे प्रेमचंद्र क्या किए, उनका जो जीवन रहा है बहुत ही कष्टकर रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है। और जब इतने संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने क्या किए, उनके रास्ते में जो कुछ भी आया सभी को वो क्या किए, किसी से भी हालातों से समझौता नहीं करके उनको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते गए। कहने का अर्थ है कि समाज में रहते हुए उन्होंने सामाजिक विषमताएं जो देखी या छुआछूत की भावना जो देखी, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी जो देखे थे, उन अंधविश्वास जो देखे थे, उन सब में क्या कर रहे हैं, उन उन समाज में आने वाले जो उन्नति है उनमें बाधक बन रही थी। तो उन सभी को उन्होंने क्या किए, ठोकर मारते हुए और उनको इंगित करते हुए, दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। और ऐसे में जब आगे बढ़ते रहे तो उनका जीवन जो है वो क्या रहा, कष्ट से भरा रहा है। तो यहाँ टीले शब्द किस लिए प्रयोग किया गया, तो समाज की बुराइयों को दिखाने के लिए इंगित करते हैं, जिसे प्रेमचंद्र ने क्या किए, लात मार के वो चलते रहे, यानी कि उसे हटाते हुए चलते रहे। इसीलिए कहा गया है कि उनके सामने जो भी टीले आए सभी को क्या किए, हटा दिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रेमचंद के फटे जूते क्वेश्चन आंसर। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जो टॉपिक है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।